प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा के धलाई जिले के अंबासा और गोमती जिले के राधा किशोरपुर में की विजय संकल्प रैली। विपक्ष को लिया आड़े हाथों, कहा त्रिपुरा में कुशासन के पुराने खिलाड़ियों ने मिलाया हाथ। कांग्रेस और लेफ्ट के लोग छल कपट करने में जुटे। प्रधानमंत्री ने कहा भाजपा की प्राथमिकता त्रिपुरा का चहुमुखी विकास। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2023-24 के बाद भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल की केंद्रीय बोर्ड की बैठक में लिया हिस्सा। बैठक के बाद मीडिया को किया संबोधित। अडानी हिंडनबर्ग विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट की चिंता पर कहा भारत के नियामक हैं बहुत अनुभवी और डोमेन विशेषज्ञ, मामले पर गंभीरता से बनाए हुए हैं नजर। फिजी के नांदी में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का होगा आयोजन। फिजी सरकार के सहयोग से 15 से 17 फरवरी 2023 तक विदेश मंत्रालय करेगा आयोजन। अलग अलग थीम्स पर कुल 10 सेशंस होंगे आयोजित। विदेश मंत्रालय ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में आयोजित आईपीएस प्रोबेशनर्स की पासिंग आउट परेड में हुए शामिल। कहा आधुनिक पुलिसिंग में तकनीक का रोल अहम। 8 साल पहले आंतरिक सुरक्षा के सामने थी कई चुनौतियां, लेकिन आज जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में आई कमी। आगरा में आज से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के G20 एम्पावर समूह की 2 दिवसीय इंसेप्शन मीटिंग। महिलाओं को सभी क्षेत्रों में नेतृत्व करने के लिए सशक्त बनाना है आयोजन का उद्देश्य। और तुर्की और सीरिया में भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी। मृतकों की संख्या 24,000 के पार। भारत ऑपरेशन दोस्त के जरिए कर रहा है मदद। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने तुर्की और सीरिया में खाद्य संकट की दी चेतावनी। यूक्रेन ने राष्ट्रपति जेलेंस्की की ब्रसेल्स यात्रा के एक दिन बाद हवाई हमलों का किया दावा। जेलेंस्की लंबी दूरी के हथियारों और लड़ाकू विमानों को प्राप्त करने के लिए यूरोपीय संघ के नेताओं से कर रहे हैं मुलाकात। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस यूक्रेन संघर्ष के 1 साल पूरे होने पर पोलैंड का करेंगे दौरा। और नागपुर टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की करारी हार। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 1 पारी और 132 रनों से रौंदा। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया ने 91 रन पर सिमटी। भारतीय स्पिनरों के सामने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने टेके घुटने। नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, खबरों को विस्तार के साथ देखेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा के गोमती में कहा कि 5 साल में भाजपा ने सालों से विकास के पिछड़े राज्य का विकास कर दिखाया है। यहां आने वाले देश विदेश से पर्यटक आज त्रिपुरा में आकर यहां के विकास के साक्षी बन रहे हैं। भाजपा सरकार ने बीते 5 वर्षों में दिन रात मेहनत करके इस वायदे को जमीन पर उतारने के लिए काम किया है। आज देश भर से जो लोग यहां आते हैं, जो लोग मां त्रिपुर सुंदरी के दर्शन करने आते हैं, वो इस हीरा का अनुभव के साक्षी बन रहे हैं। अगरतला में महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट पर उतरने वाले लोगों को एयरपोर्ट देखते ही पता चल जाता है कि त्रिपुरा कितना भव्य है, त्रिपुरा कितना दिव्य है, त्रिपुरा कितना वाइब्रेंट है। कांग्रेस और लेफ्ट पर जनता के हितों को अनदेखा करने का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लेफ्ट और कांग्रेस की सरकार में विकास की सड़क कभी भी जनता तक नहीं पहुंची। लेफ्ट और कांग्रेस के शासन में
यहां हजारों गांव ऐसे थे जिन तक कभी सड़क ही नहीं पहुंच पाई थी। बीते 5 साल में यहां के करीब करीब 5,000 गांवों तक हमारी सरकार ने सड़क पहुंचाई है। बीते 5 सालों में त्रिपुरा में मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी भी बहुत मजबूत हुई है। अब तो यहां की दूर सुदूर ग्राम पंचायतों तक को 4G कनेक्टिविटी जोड़ने का काम तेजी से चल रहा है। साथियों, ये मेरा त्रिपुरा के लोगों से वायदा है कि फिर से भाजपा सरकार बनने के बाद त्रिपुरा के विकास में और तेजी आएगी। और जल जीवन जल मिशन के विषय पर बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब त्रिपुरा की महिलाएं नल से जल भरती हैं तो उनका आशीर्वाद सीधा दिल्ली तक पहुंचता है और इसी आशीर्वाद के साथ उन्होंने जनता से मतदान में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील भी की। 4 लाख परिवारों को नल से जल की सुविधा दी है और जब नल से जल आता है ना तो ये माताओं बहनों का आशीर्वाद का पाइपलाइन सीधा दिल्ली मेरे घर में खुलता है। आशीर्वाद मुझ पर बरसते रहते हैं। ये माताओं बहनों के आशीर्वाद जब जब उनका नल खोलते ना वो पहले मोदी को आशीर्वाद देते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वो दिन दूर नहीं जब त्रिपुरा के हर घर में 24 घंटे बिजली आएगी। और त्रिपुरा के चुनावी दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोमती में एक रोड शो किया जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और प्रधानमंत्री का अभिवादन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा के धलाई जिले के अम्बासा में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 3 दशकों तक शासन करने वाली सरकारों के राज में भय, हिंसा और आतंकवाद देखने को मिलता था, लेकिन आज भाजपा के राज में देश के हर राज्य और हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पहले त्रिपुरा में एक ही शब्द सुनने को मिलता था और वो था चंदा। इन्होंने 3 दशक तक चंदे के नाम पर लोगों को लूटने का लाइसेंस देकर रखा था। हमने त्रिपुरा के लोगों को चंदा करने वालों से मुक्त कर दिया है। त्रिपुरा में चुनाव हो रहे हैं तो हर पार्टी का झंडा दिख रहा है। 5 साल पहले क्या किसी और दल को अपना झंडा भी गाड़ने दिया जाता था क्या? भाजपा सरकार ने डर, भय और हिंसा से त्रिपुरा को मुक्ति दी है। 3 दशक तक त्रिपुरा में चंदा 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 हर किसी को लूटने का लाइसेंस देके रखा था। अब भाजपा सरकार त्रिपुरा को चंदा चंदा करने वालों से ही मुक्त कर दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि त्रिपुरा में दशकों तक राज करने वाली कांग्रेस और वामपंथियों ने राज्य को विकास की पटरी से ही पीछे उतार दिया था। भाजपा ने लेकिन अपने सुशासन से राज्य को एक नई पहचान दी है। दशकों तक कांग्रेस और वामपंथियों के शासन ने त्रिपुरा को विकास के हर पैमाने पर पीछे धकेल दिया था, लेकिन डबल इंजन की सरकार सिर्फ 5 वर्षों में ही त्रिपुरा को तेज विकास की पटरी पर ले आई है। अब त्रिपुरा की पहचान
हिंसा नहीं है, त्रिपुरा की पहचान पिछड़ापन नहीं है। त्रिपुरा में आए बदलाव का एक और उदाहरण ये चुनाव में भी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज दिल्ली में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई केंद्रीय निदेशक मंडल को संबोधित किया। इस दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास भी उपस्थित रहे, जिसके बाद वित्त मंत्री और आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने संयुक्त प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने अडानी हिंडनबर्ग विवाद को लेकर कहा कि भारत के नियामक बहुत अनुभवी हैं। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञ मामले पर गंभीरता से नजर बनाए हुए हैं। India's regulators are very, very experienced and they are experts in their domain. So the regulators are fairly seized of this matter and they are on their toes as always, not just now. So I would leave it there because you've just told me what has come out this morning. I'll leave it there. वित्त मंत्री ने कहा कि G20 देशों के साथ चर्चा जारी है। क्रिप्टो करेंसी में तकनीक की भूमिका अधिक है। उन्होंने कहा इसलिए हम सभी देशों से बात कर रहे हैं। G20 में जो चर्चा हमारी चल रही है, क्योंकि क्रिप्टो में टेक्नोलॉजी का प्ले ज़्यादा है, इनफैक्ट 99% वो ह्यूमन नहीं इंटरेक्शन टेक्नोलॉजी का, उसमें हम सभी देशों से बात कर रहे हैं कि रेगुलेशन अगर होना है तो एक अलग देश अकेला कुछ कर नहीं सकते, इसीलिए सबके साथ बात कर रहे हैं क्या कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हम बन पाएंगे जिससे अगर सब लोग उसके रास्ते पे चलते हुए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हम बना देते हैं, हम इफेक्टिव रह पाएंगे। सो ये सब चर्चा में विषय है, इसीलिए कुछ नयापन नहीं है जो मैं बोलना चाहती हूँ हमारे बजट में, इसीलिए नहीं बोला। और G20 के साथ चर्चा अभी जारी है, इसीलिए कुछ नया बोलने का नहीं है। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि नई कर प्रणाली से मध्यम वर्ग को फायदा होगा, क्योंकि इस व्यवस्था को अपनाने से करदाताओं के हाथ में अधिक पैसा बचा रहेगा। This measure of government was purely to reduce the tax burden on the middle class and to make sure that the promise which was given earlier, a couple of years ago, which got delayed because of the COVID and other reasons, that we will simplify the direct taxation, not only just simplify for compliance sake, but also reduce the rate so that it doesn't become a burden, tax doesn't become a burden on the shoulders of particularly the middle class. That's where it is. इस दौरान आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि 2023-24 में मुद्रास्फीति का अनुमान 5.3% है। कच्चे तेल के दाम में गिरावट आ सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि वर्तमान में स्थिति वैसी नहीं है जैसी 6 महीने पहले थी। The forward markets are giving a much more benign picture with regard to the oil prices, but we have been very conservative in our assessment, and our inflation projection of 5.3% for the whole year 23-24, we have said that the risks are evenly balanced. So if the oil prices remain, go down significantly, and if there is advantage of other commodity prices, it will work, to our favor in terms of leading to lower inflation. But if the demand for oil due to opening up of the countries and due to the higher growth in other countries, then the oil, the commodity prices may go up. But having said that, I would like to add that as I have said in my statement the other day, that the global economic outlook does not look as grim as it did, let's say, about 6 months ago. The talk of a deep recession in many countries, including advanced countries, that is behind us. Now the talk around the world is either a softer recession or just a global slowdown. So therefore the risks are evenly balanced. We have to wait and see how it plays out. खबरें अभी और भी हैं, लेकिन बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए डीडी न्यूज़।
कल आज और कल में देश के हर पल में, कल आज और कल में देश के हर पल में। कभी परछाई बनके, कभी विश्वास बनके, दिल में साहस का एहसास बनके, उम्मीदों को सच्चाई के रंग से सजाते हैं, मुश्किलें कोई हरदम साथ निभाते हैं। कल आज और कल में रहते हैं, देश के हर पल में रहते हैं, कल आज और कल में रहते हैं, देश के 1956 से आज तक LIC हर पल आपके साथ। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म से ग्रेट परफॉर्मेंस की कहानी लिख रहे उत्तर प्रदेश में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आयोजित हो रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में आपका स्वागत है। 20 देशों के 10,000 से अधिक विजनरी बिजनेस लीडर्स के इस अंतर्राष्ट्रीय निवेशक महाकुंभ में गवर्नमेंट टू बिजनेस मीटिंग्स और रिकॉर्ड MOU होंगे। आइए 10 से 12 फरवरी को लखनऊ में नए भारत के ग्रोथ इंजन की स्पीड का हिस्सा बने, उत्तर प्रदेश में निवेश करें। नए भारत का ग्रोथ इंजन। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं DT न्यूज। आपको बता दें कि 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन 15 से 17 फरवरी 2023 तक फिजी के नांदी में किया जाएगा। विदेश मंत्रालय के सचिव सौरभ कुमार ने कहा है कि विदेश मंत्रालय द्वारा फिजी सरकार के सहयोग से इसका आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन का उद्घाटन 15 फरवरी को विदेश मंत्री S जयशंकर करेंगे और इसका समापन 17 फरवरी को होगा। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में 15 से 17 फरवरी को आयोजित किया जा रहा है। विदेश मंत्रालय द्वारा फिजी में आयोजित किया जा रहा है। फिजी सरकार हमारे साथ मिलकर इसका आयोजन हम दोनों मिलकर कर रहे हैं। ये फिजी में नांदी शहर है, वहाँ पे ये किया जाएगा। सम्मेलन का उद्घाटन जो है वो 15 फरवरी को विदेश मंत्री जी श्री जयशंकर जी के साथ फिजी के प्रधानमंत्री श्री सितिवेनी रंबुका करेंगे और इसका जो समापन कार्यक्रम है वो 17 फरवरी को फिजी के उप प्रधानमंत्री श्री बिमन प्रसाद जी करेंगे। विदेश मंत्रालय के सचिव सौरभ कुमार ने कहा कि देश और दुनिया में दिनों दिन हिंदी की लोकप्रियता बढ़ती ही जा रही है। कई देशों में हिंदी पीठों की स्थापना भी की गई है। संभवतः इसी का ही परिणाम है और वेब पर हिंदी कंटेंट की खपत बढ़ी है। इन सभी कारणों से वेब में जो हिंदी का जो कंटेंट है आजकल बहुत ज़्यादा है। गूगल का अनुमान है कि हिंदी में सामग्री पढ़ने वाले हर वर्ष 90% से ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण इंडिकेटर है हिंदी की लोकप्रियता का। विदेश मंत्रालय के सचिव सौरभ कुमार ने कहा कि विदेश मंत्री S जयशंकर की फिजी के प्रधानमंत्री के साथ मिलने की भी इस दौरान संभावना है। As far as external affairs ministers' meetings are concerned, apart from the fact that this is his first visit after the formation. This is the first visit to Fiji by any government after the formation of a new government there. Our expectation is that he would be meeting the Fiji leadership across the spectrum. He is likely to have meetings with the new Prime Minister and other members of the cabinet. और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान का दौरा करेंगे। नए भारत के विकास, प्रगति और कनेक्टिविटी में बढ़ोतरी के मद्देनजर प्रधानमंत्री का जोर है कि देश में उत्कृष्ट सड़क अधोसंरचना तैयार की जाए। इसी दृष्टिकोण को वास्तविकता में बदलने के लिए देश भर में अनेक विश्व स्तरीय एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। ऐसी ही एक महत्वपूर्ण परियोजना है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जिसके सबसे पहले पूरे हो जाने वाले दिल्ली दौसा लालसोट सेक्शन का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे।
दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का दिल्ली दौसा लालसोट सेक्शन 246 किलोमीटर लंबा है, जिसे 12,150 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया गया है। इस सेक्शन के चालू हो जाने से दिल्ली से जयपुर की यात्रा का समय 5 घंटे से कम होकर लगभग 3.5 घंटे रह जाएगा। इस सेक्शन के खुल जाने से पूरे क्षेत्र में आर्थिक विकास को भी शक्ति मिलेगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा, जिसकी कुल लंबाई 1,386 किलोमीटर है। इसके बन जाने से दिल्ली और मुंबई के बीच की यात्रा दूरी में 12% की कमी आएगी और सड़क की लंबाई 1,424 किलोमीटर से कम होकर 1,242 किलोमीटर रह जाएगी। यात्रा के समय में भी 50% की कमी आएगी। पहले जहां 24 घंटे लगते थे, वहीं अब 12 घंटे लगेंगे। ये एक्सप्रेसवे 6 राज्यों दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर गुजरेगा तथा कोटा, इंदौर, जयपुर, भोपाल, वडोदरा और सूरत जैसे मुख्य शहरों को जोड़ेगा। एक्सप्रेसवे 93 पीएम गतिशक्ति आर्थिक संकुलों, 13 बंदरगाहों, 8 प्रमुख हवाई अड्डों और 8 बहुविध लॉजिस्टिक पार्कों को भी सुविधा प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री 13 फरवरी को कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे। पीएम बेंगलुरु के यलहंका स्थित वायुसेना स्टेशन पर 14वें एरो इंडिया 2023 का उद्घाटन करेंगे। एरो इंडिया 2023 की थीम रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज है। प्रधानमंत्री की परिकल्पना मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के अनुरूप एरो इंडिया 2023 में स्वदेशी उपकरणों, प्रौद्योगिकियों को दर्शाया जाएगा। कार्यक्रम के जरिए स्वदेशी एमएसएमई और स्टार्टअप का एकीकरण भी संभव होगा, जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला से संबंधित है। इसके जरिए विदेशी निवेश सहित सह विकास और सह उत्पादन के लिए साझेदारी भी आमंत्रित की जाएगी। एरो इंडिया 2023 में 80 से अधिक देश भाग लेंगे। लगभग 30 देशों के मंत्री और वैश्विक और भारतीय OEM के 65 CEOs के भी एरो इंडिया 2023 में हिस्सा लेने की संभावना है। एरो इंडिया 2023 प्रदर्शनी में लगभग 100 विदेशी और 700 भारतीय कंपनियों सहित 800 से अधिक रक्षा कंपनियां भाग लेंगी। प्रदर्शनी में भाग लेने वाली भारतीय कंपनियों में एमएसएमई और स्टार्टअप शामिल हैं, जो देश में विशिष्ट प्रौद्योगिकियों की उन्नति, एरोस्पेस में वृद्धि और रक्षा क्षमताओं को पेश करेंगे। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए टीटी न्यूज। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म से ग्रेट परफॉर्मेंस की कहानी लिख रहे उत्तर प्रदेश में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आयोजित हो रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में आपका स्वागत है। 20 देशों के 10,000 से अधिक विजनरी बिजनेस लीडर्स के इस अंतर्राष्ट्रीय निवेशक महाकुंभ में गवर्नमेंट टू बिजनेस मीटिंग्स और रिकॉर्ड MOU होंगे। आइए 10 से 12 फरवरी को लखनऊ में नए भारत के ग्रोथ इंजन की स्पीड का हिस्सा बने। उत्तर प्रदेश में निवेश करें। नए भारत का ग्रोथ इंजन। समझ गए साहब? गुड, वेरी गुड। एक बार फिर करेंगे। भूकंप आते ही खुली जगह में जाओ, ना जा पाए तो पहले झुको, सर को ढको, किसी चीज को मजबूती से पकड़ो या किसी कोने में सर ढककर खड़े हो जाओ। आप भी भूकंप से बचना सीखिए। तैयारी में है समझदारी। आपके हित में तत्पर NDA में। और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपको बता दें, वाराणसी के दीनदयाल सेवा संस्थान में दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में दीनदयाल के विचारों पर आधारित छोटे छोटे बच्चों ने चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लिया। साथ ही साथ ग्रामीण समूह में काम करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में शामिल वाराणसी के MLC लक्ष्मण आचार्य ने कहा कि दीनदयाल का एकात्म मानववाद पर का विचार अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के उत्थान की बात करता है। एक ऐसा महामानव जिन्होंने अंतिम पावदान पर खड़े व्यक्ति के जीवन का उत्थान हो, सत्ता केवल हनक के लिए नहीं, समाज की सेवा के लिए हो, इस प्रकार का संदेश दिया, अपना सर्वस्व समर्पण का भाव दिया। आज इसी के
कारण आज इतना बड़ा देश पूरी दुनिया में आज पंडित जी की किए कार्यों की चर्चा है। और सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के लिए इस साल के केंद्रीय बजट 2023-24 में नौकरियों और उद्यमिता के लिए बड़े अवसर होने का वादा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय बजट 2023 में घरेलू पर्यटन की जोरदार वकालत की है और पूर्वोत्तर और असम के पर्यटन विकास को प्राथमिकता दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र बजट 2023 में घरेलू पर्यटन की जोरदार वकालत की है। पूर्वोत्तर और असम के पर्यटन विकास को और बढ़ावा देकर राज्यों को देशी विदेशी पर्यटकों के लिए अपार आकर्षक बनाना और रोजगार संभावनाओं में राज्य को समृद्ध करना। असम यानी भारत का प्राचीन प्राज्ञ ज्योतिषपुर, जिसे ज्योतिष विद्या का केंद्र भी कहा जाता था, वह भारत का एक ऐसा पूर्वोत्तर राज्य है जहाँ के पुरातन अध्यात्म, धर्म, कला, संस्कृति, वन्य जीव, यहाँ के विशालकाय ब्रह्मपुत्र नदी, असम चाय और ऐतिहासिक अवशेषों का विश्व भर में विशेष महत्व है। पीएम मोदी के विजन ने असम को चाय से लेकर व्यापार और पर्यटन तक के अवसरों का पावर हाउस बना दिया है। असम के तीर्थ स्थानों में उमानंद भैरव का दर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है और पवित्र माना गया है, जो गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच पीकॉक द्वीप पर स्थित है, जो सृष्टि के आरंभ का भगवान शिव के ध्यान की स्थली है, जो भयानंद के रूप में समर्पित है। पहले वो झुपड़ा मंदिर बनाया था, सेकेंड कामरूप का राजा नरकासुर ने पत्थर का मंदिर बनाया। पत्थर का मंदिर एक दुष्ट टिकारी ने तोड़ दिया था, इसलिए तीसरा मंदिर बनाया था अहोम राजा गदाधर सिंह ने। ये गदाधर सिंह ने बनाया हुआ मंदिर है 1616 में। ये मंदिर 1616 का मंदिर है। ये उमानंद भैरव समूचे विश्व का वह सबसे छोटा टापू है जो ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच स्थित है। कालिका पुराण के मुताबिक भगवान शिव साक्षात भयानंद के रूप में यहाँ पर विराजमान है। 1897 में बड़े पैमाने पर भूकंप के दौरान मंदिर को भारी नुकसान पहुंचा। फिर बाद में स्थानीय व्यापारियों द्वारा इसका जीर्णोद्धार किया गया। मंदिर के गर्भगृह में उमानंद भैरव का शिवलिंग है और मंदिर हिंदू वैष्णववाद और शैववाद दोनों के मिश्रण को प्रदर्शित करता है। यहाँ असमिया उत्कीर्णन और हिंदू देवताओं की मूर्तियाँ हैं। यह टापू कभी सुनहरे लंगूर का अभ्यारण्य भी था, अब लुप्त प्राय है। महाशिवरात्रि में उमानंद का सबसे अधिक दौरा किया जाता है और इसे फेरी और स्टीमर द्वारा गुवाहाटी से पहुंचा जा सकता है। केंद्र सरकार की इस पहल से असम और उत्तर पूर्व राज्यों के पर्यटन क्षेत्र को और भी गति मिलेगी। किरण झा, गुवाहाटी, डीडी न्यूज। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरें लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।